एतजाज एहसन साहब ने हमें ज्वाइन किया है। पहले उनकी राय ले लेते हैं। एतजाज एहसन साहब, जो इस वक्त फैसला जो आया और कहा गया कि 14 मई को इंतखाब होने हैं, जिस चीज की जरूरत है हमें बताएं आप आके। ये मजाक फैसला है और मैं तो पहले दिन से मैं तो 3 महीने से ये कह रहा हूं तो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दे दिया, जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ उसको ये नहीं पता था 3 जज 9 जज की ये कॉन्ट्रोवर्सी आएगी, पर जो भी 3 जजेस का फैसला जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ अपनी, वो उस पर मनमान हर कोई अमल करेगा, उसको करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कोई मफर नहीं, कोई फरार नहीं, कोई गुरेज नहीं कर सकता। अब देखिए ये बेंचेस में ये कैसे 9 से 3 कैसे हो गया? 9 से 3 बड़ी सिंपल तरीके से हुआ। 9 का बेंच बनाया उमर अता बदियान और वो सबको इनको काबिल कबूल था। 9 का बेंच बना, उसमें से 2 जजेस पे इन्होंने दबाव डाला कि जी आपने के इजाजुल आजम साहब और नकवी साहब आपने ठीक है ये रेफरेंस भेजा चीफ जस्टिस को, इसलिए आपने अपनी राय बना ली है, आप ना बैठ। वो शरीफ आदमी दोनों उठ गए। अब उसके बाद 7 का बेंच रह गया, 7 का बेंच रह गया तो 7 में से भी 2 उठ गए और उन्होंने 9 ने ये सिफारिश की चीफ जस्टिस को कि वो रिकॉन्स्टिट्यूट करे बेंच। उन्होंने खुद सिफारिश की 9 ने। अब वो जो ये 2 थे 7 में रह गए थे, 7 में से 2 अतर में या अफरीदी ये कह के उठ गया कि हमने इसमें चूंकि हम समझते नहीं है कि काबिल समाज नहीं है, इसलिए हम इसमें शामिल शरीक ही नहीं होना चाहते। अब अपनी मर्जी से उठे, किसी ने उनको नहीं उठाया। जब उठ गए तो बेंच रिकॉन्स्टिट्यूट हुआ, इसकी तश्कीलें 9 हुई, तश्कीलें 9 हुई और 5 जजेस थे। अब ये 5 जजेस बिल्कुल कॉम्पिटेंट है, कोई भी फैसला दे रहे थे। अब 5 जजेस ने बहस सुनी, 5 जजेस वहां कोई साथ तक नहीं बैठे, किसी वक्त नहीं बैठे अलग जी ऐसे। अब वो 5 जजेस ने बहस सुनी और 3 दिन सुनी, 3 दिन वो बैठे रहे। मुझे तो कोई एक बंदा नहीं मिला अभी तक, या किसी ने आंसर में किसी चैनल पे या अखबार में कहा हो किसी साथ बैठे हुए थे। मैंने तो देखा तो गिनती की तो 7 थे, 5 थे ही नहीं। अब 5 जजेस थे, इसकी एक भी शहादत मिलती है कि उनका जॉइंट ऑर्डर आया 1 मार्च को, उनका जॉइंट आया 5 जी बिल्कुल, और 5 ने उस पर दस्तखत किए, जिसका पहला जुमला है बाय ए मेजॉरिटी ऑफ 3 to 2 हम ये फैसला दे, बाय ए मेजॉरिटी ऑफ 3 to 2 ये एक्सेप्ट किया उन्होंने कि ये फैसला 5 जजेस का है, इसमें 7 जजेस का कोई जिक्र दर्ज करा दिया है। अब ये 5 जजेस का जो फैसला है ये 1 मार्च को, ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का, ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का। और सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या कहता है? वो कहता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब और इलेक्शन कमीशन आप फौरन आप ये इस्तेमाल करें इलेक्शन का, क्योंकि इलेक्शन 90 दिन में होने चाहिए, लेकिन चूंकि कुछ तजावुज जरूरी हो गया है, आपके पास वो 14 अप्रैल तक आप नहीं करा सकते, तो आपको 30 अप्रैल तक आप ये करा रहे एज क्लोज एज पॉसिबल। पहले उन्होंने उनको मौका दिया कि वो खुद डेट दें, फिर उन्होंने कहा एज क्लोज एज पॉसिबल, और सदर के मशवरे के साथ ये 30 अप्रैल खुद इलेक्शन कमीशन ने नोटिफाई कर दी थी और एक शेड्यूल दे दिया। उसके बाद इलेक्शन कमीशन को पता नहीं क्या सूझी, क्या उनको कि उन्होंने 8 अक्टूबर में ले गए, वो किस तरह जा सकते हैं? इलेक्शन कमीशन डेट नहीं फिक्स कर सकती, ये याद रखिए। आर्टिकल सेक्शन 58 ऑफ द इलेक्शन एक्ट के तहत भी डेट नहीं फिक्स कर सकती। इलेक्शन कमीशन सिर्फ शेड्यूल दे सकती है और डेट फिक्स करना गवर्नर का काम या इसमें अंडर 57 प्रेसिडेंट का काम। ये डेट नहीं फिक्स कर सकती। इस यहाँ में डेट जो फिक्स थी वो उसको ले गई 4 महीने और आगे।
ये क्या मकसद है? मकसद ये था कि उस दिन डेट करें जिस दिन रिटायर हो चुके हो चीफ जस्टिस भी और रिटायर हो चुके सदर भी। उनको ये नहीं पता सदर आरिफ अलवी उनके गले से नहीं उतरता आसानी से। सदर के इलेक्शन के लिए जरूरी है कि इलेक्शन कंप्लीट हो, और अगर दो असेंबली ही ना हो तो सदर का इलेक्शन नहीं हो सकता। वो सदर का इलेक्शन होगा आफ्टर द इलेक्शन टू द प्रोविंशियल असेंबली। अब जब सूबाई असेंबलियों के बाद उसका इलेक्शन होना है, तो जब तक नया सदर उसको आके रिप्लेस नहीं करता, वो पुराना सदर। आप दुरुस्त फरमा रहे हैं एतजाज साहब, कता कलामी की माजरत। अगर हुकूमत मुआवनत नहीं करती इस वक्त, तो किन मुश्किलात का सामना होगा हुकूमत को? हुकूमत मुआवनत नहीं करती तो हुकूमत को एक नोटिस जाएगा कंटेम्प्ट का, बुला लेंगे, तलब कर लेंगे वजीर आजम को भी, और जो और वजीर मिसाल के तौर पे ये राना सनाउल्लाह, आदम नजीर तारड़, इनको बुला के 2 दिन की हेयरिंग, 2 दिन में वो कहेंगे कि ये फारिग है, ये यूसुफ रजा गिलानी, हुकम अदूली उसकी, और उसमें तो उसके पास एक डिफेंस था, उसके पास यूसुफ रजा के पास बड़ा स्ट्रॉन्ग डिफेंस था। डिफेंस ये था कि आर्टिकल 248 कहता है कि द प्रेसिडेंट शैल नॉट बी आंसरेबल टू एनी कोर्ट, शैल नॉट बी आंसर। अब जब तक आसिफ जरदारी प्रेसिडेंट है, यूसुफ रजा कहता था, मैं उसका वकील था, कि सर 248 हमें ये इजाजत नहीं देता कि हम आपके सामने आपके रूबरू पेश करें, तो ये कहने इजाजत देता है कि एक 3rd क्लास मैजिस्ट्रेट क्लास 3 ऑफ स्विट्जरलैंड उसके सामने अपने सदर को हम सरनगू करा दें, ये कैसा लॉजिक? पर उन्होंने नहीं सुनी, एक अनसुनी करके, और उसको मैं कहता था कि ये आसिफ जरदारी, इसको जब ये सदारत से हट जाएगा और इस तारीख को इसने हट जाना है, उसके बाद इसके साथ जो सलूक कर ले, लेकिन वाइल इज द प्रेसिडेंट, ही इज नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट। और ये सॉवरेन इम्यूनिटी है हमारी इन बाकी दुनिया में, पर वो नहीं माने, उन्होंने कहा दिया। अब क्या चमक है? मैं पूछता हूं शहबाज शरीफ से, जो कि यूसुफ रजा गिलानी में नहीं है, कि यूसुफ रजा गिलानी तो घर भेजा जा सकता है, ये क्यों नहीं घर भेजा जा सकता हुक्म अदूली के? सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, घर भी जाए और 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाई भी हो। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, सारे मुद्रा सो मोटो के हवाले से सर, जो जस्टिस अमीनुद्दीन साहब ने और जस्टिस काजी फायज ईसा का फैसला था, उसके बाद जस्टिस अमीनुद्दीन बेंच से भी अलग हो गए, ये मामला भी दोबारा उठ सकता है कि ये चूंकि कॉन्टिन्यूएशन सो मोटो बेंच की चल रही थी, तो लेजिस्लेशन हो रही है असेंबली के अंदर, वो पूरी हो जाएगी, तो इस मामले को दोबारा उठा लिया जाए कि इस वजह से ये फैसला ठीक नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के खुद जजेस इस बेंच से उठ चुके हैं कि सो मोटो केस जारी नहीं रह सकता जब तक लेजिस्लेशन पूरी ना हो। देखो, सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने तो ऐसी कारस्तानी करनी शुरू कर दी है कि अब शर्मिंदा ही होता है। मैंने तो इन्ना लिल्लाह राजिऊन पढ़ दिया था, पर आज हर रोज एक ऐसी खबर आती है जो शॉकिंग होती है। ये खबर आती है कि एक दिन मंदोखेर साहब छोड़ गए बेंच। अच्छा, अब वो बेंच छोड़ रहे हैं, वो चेंबर में सुप्रीम चीफ जस्टिस के चेंबर में वो नहीं बताते कैसे, वो आते हैं अदालत में, बैठते हैं, वहां से चेंबर से साहब के साथ चलते आते हैं, बैठते हैं, बैठते ही पहला काम करते हैं कि जी मैं नहीं बैठूंगा और मैं इस पर नोट लिखूंगा, क्यों नहीं बैठा। चलो आप, अब ये वो एक दिन के लिए रिकॉन्स्टिट्यूट होने पे बेंच एक दिन के लिए वो पोस्टपोन हो गया। यही तो बहुत तशवीश की बात है एतजाज हसन साहब, अगर आपने इन्ना लिल्लाह पढ़ लिया